तो हम लोगों ने पिछले क्लास में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात की थी। आज थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं और पढ़ रहे हैं उनको तो चीजें मालूम है। एट स्टूडेंट में देख रहा था नए हैं, तो मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं, थोड़ा सा आपको अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद हम लोग वीडमैन फ्रेंच लॉ पे बात करेंगे। और आपको लग रहा है तो बड़ा आसान है, वीडमैन फ्रेंच लॉ। और वीडमैन फ्रेंच लॉ आपका नहीं है बच्चों, 1853 का है, 1853 के आसपास, बहुत पुराना है। तो ये क्या कहता है, उसके लिए हमें क्या समझना है ये देखिए। बस कुछ नहीं समझना है, एटम का स्ट्रक्चर जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको मालूम है, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूं। एक कोई भी एटम है, सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं। अब तो 11th वाले बच्चे हैं, सबने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और सब कहानी पूरी पढ़ ली। जिस हिसाब इसमें 2 हैं और बोर्स लॉ के हिसाब से 2n², पहले में 2, दूसरे में 8 एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है। यस सर। हाँ, तो अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने पहली वही जो एग्जाम्पल लिया था, मुझे अभी भी याद है, वो सोडियम का लिया था, नमक का। मैं फिर वही ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एटम ले लीजिए आप। अगर आप सोडियम लेते हैं बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। तो इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली नेट चार्ज एटम पर 0 होता है। अगर चार्ज नेट हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसे एटम नहीं, आयन बोलते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है सोडियम में? सर 12। ठीक। तो बच्चों कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू अबाउट 1837 टाइम्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसे याद रखिएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, मैं हमेशा कहता हूं कि सॉरी, एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है तो फिर चीजें बहुत आसान है। एक प्रोटॉन अगर तराजू में सोचो, मतलब बहुत हल्का है लेकिन काल्पनिक तौर पर सोचें, ऐसा सोच लें कि एक तराजू में बड़ा सा कद्दू रख दिया हमने, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज रखो छोटी सी जो 1837 हो। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो 1836 भी याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं किसी तराजू में कि मतलब इसमें भारी चीज रख दी कद्दू जैसी, और इसमें छोटी छोटी हमने सूखी मिर्चें जैसी रखी हैं, छोटी 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 मिर्चें, और ये इनकी संख्या जो है 1837 है, और तब जाके ये बराबरी हो रही है। यहाँ एक पंपकिन है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, आप एक रात सूखी मिर्च उठा लें, कम कर लें, ज्यादा कर लें, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो याद करने के लिए 18 और उसका डबल 36 आसान होगा। तो एक प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन काफी भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन कितना होगा आप सोचिएगा। 11 इंटू 1837, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,370 आता, और 11 है तो ये हम इसे 20,000 के आसपास मान लेते हैं, बहुत रफ कैलकुलेशन है। तो 11 प्रोटॉन लगभग 20,000 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर है। तो ये तो पर्याप्त हुआ समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के हुए और प्रोटॉन उसके मुकाबले बहुत भारी हुए।
और बच्चों न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन से भी भारी होता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो वो प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसे टूटता है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को जोड़ के न्यूट्रॉन बना है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा भारी हो गए हैं। और न्यूट्रॉन 12 है, 12 न्यूट्रॉन है भाई। तो 12 न्यूट्रॉन अगर अंदाज लगाएं इसी हिसाब से थोड़ा, तो ये 20 की जो 22,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर होगा। तो सोडियम के एक एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब केवल न्यूक्लियस ही लगभग 42,000 इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर है, लगभग। न्यूक्लियस का ही मास इतना है, और ऑर्बिट में चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन और घूम रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हमने तो इतना रफ ले रखा है, छोड़ो वो 11 को, कोई बात नहीं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी एटम में एक्चुअल में जो एक्चुअल मास होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में होता है। आप इसको टोटल निकालेंगे बच्चों तो भी ये 98 या 99% से ज्यादा आ जाएगा। मतलब पूरे एटम का 99% से ज्यादा मास न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नाम मात्र का है। तो न्यूक्लियर मास ही असली मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ होगा लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो सभी लोग ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस सर। ठीक। और मैंने दूसरा ये बताया था आपको कि एटम के स्ट्रक्चर में ही आप लोगों को कि अब साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मैदान ले लीजिए। मान लीजिए 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। तो जाहिर सी बात है इस मैदान का जो एरिया होगा वो 100 इंटू 100 10,000 स्क्वायर मीटर होगा। अगर मैं बीच में इसमें 1/1 ले लूं, 1/1 का छोटा सा एक बहुत ही छोटा स्पेस लूं, तो वो न्यूक्लियस का साइज होगा। मतलब 10,000वां हिस्सा, 1/1 का एरिया 1 ही आएगा, और पूरे एटम पूरे फील्ड का एरिया 100/100 है, तो 1/10,000। एक रफली ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। तो लगभग ऐसा समझ लीजिए कि नॉर्मली कोई भी जब एटम की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसके मुकाबले लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है एटम। तो बाकी जगहों पर इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं। तो अगर आप सोचेंगे न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम का 10,000वां हिस्सा है, मतलब बहुत छोटा है पूरे एटम का। और अगर आप एटम के मास की बात करेंगे तो 99% मास न्यूक्लियस में होता है। ये एक सरल सा स्ट्रक्चर है एटम का। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। इसमें लाइन चाहिए ऊपर को, तो ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से, तो नया पेज हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे कंडक्टिविटी की बात की। तो अब मैं मेटल्स की अगर बात करूं तो मेटल्स हम जिनको बोलते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स में पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई मेटल का पीस ले लेते हैं तो बच्चों इसमें लाखों करोड़ों से ज्यादा ही होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो फ्री हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो ही आप इस मेटल को गर्म करेंगे, मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जो ही आप इस मेटल के पीस को गर्म करेंगे ऐसे, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत गर्म होते ही बहुत तेजी से भागना शुरू करेंगे।
जबकि जो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ है बच्चों, तो बाकी जो एटम है आयन बना होगा, पॉजिटिव आयन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, ये किसी न किसी से तो एटम से ही निकले होंगे ना, क्यों? और वो जो पॉजिटिव आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, हेलो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागते होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो एनर्जी भी, जो उनसे जुड़ी हुई एनर्जी है उसको लेके जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि बच्चों मेटल्स में थर्मल एनर्जी के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखेंगे करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स में करंट भी फ्लो होती है और मेटल्स में थर्मल एनर्जी भी फ्लो होती है। इसका मतलब है कि जो थर्मल एनर्जी का गुड अच्छा कंडक्टर होगा, तो मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होगा। होगा नहीं होगा, सोचो। यस सर। हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है बेटा। एक आध चीज माइका मेरे ख्याल से एक्सेप्शन है, और बाकी चीजें नॉर्मली ये बात सही है। एक आध एक्सेप्शन आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। नॉर्मली वीडमैन फ्रेंच लॉ 1853 का जो हम पढ़ेंगे आज, वो सही है कि जो कंडक्टर्स, जो चीजें थर्मल एनर्जी का फ्लो जिनमें बहुत अच्छा होता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों मेटल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सोचिए, मेटल्स में थर्मल एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। मेटल्स में थर्मल एनर्जी के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब उन्हें हम हीट अप करते हैं तो वो मूव करते हैं, और जहां जाएंगे वहां एनर्जी लेके जाएंगे। तो इस तरह से बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं चीजें। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो वो कैसे मूव करते होंगे। तो बच्चों जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं, आपको मालूम है उनको हम क्या बोलते हैं? हेलो, यस यस सर। सर। हाँ, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं, मतलब कुछ दो चार होने से क्या होना है। तो जैसे हमारा रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर ये एनर्जी कैसे ले जाएंगे? तो जरा आप इन पे बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कोई लकड़ी है और ये आग जला दी मैंने ऐसे, या चूल्हे में डाल रखी है इधर से, ऐसे समझिएगा। तो होगा क्या बच्चों कि जो एटम्स हैं ये यहाँ पर गर्मी पहुंचेगी उन तक, थर्मल एनर्जी, तो वो अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे दोनों तरफ। दाएं बाएं क्या करेंगे? वाइब्रेट। वाइब्रेट। वाइब्रेट करेंगे, बहुत तेजी से एनर्जी बढ़ी तो इसका धक्का बगल वाले को लगेगा। ठीक है, तो उसका धक्का फिर उससे आगे वाले को लगेगा। तो इस तरह से ये एनर्जी लास्ट तक पहुंचेगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं हो पाती और बहुत तेजी से रिड्यूस होने लगती है। तो जो लकड़ी अगर चूल्हे में लगी हुई है तो एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर से लकड़ी हम हाथ से पकड़ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा होता है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बच्चों सूखी लकड़ी अगर है, उसको थर्मल एनर्जी आप देते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? थोड़ा बहुत तो होता ही है। कैसे होता होगा? उसमें जो सर एटम एटम्स है एक अपनी को मेन पुश। पोजीशन से दाएं बाएं क्या करते हैं? वाइब्रेशन। सर वाइब्रेट।
वाइब्रेट करते हैं। और जो मेटल्स हैं उनमें क्या होता है, वहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन तो होता ही होगा वहां भी, लेकिन वाइब्रेशन वहां ज्यादा मायने नहीं रखता, उससे पहले वहां फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी पहुंचा देते हैं दूसरे से। क्या आपको अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे इंसुलेटर और मेटल दोनों में थर्मल एनर्जी का फ्लो समझ में आ पाया? यस सर। अच्छा, तो यार जो बातें मैंने समझाई है ये लिखनी है या आप लोग लिख लेंगे? 4-5 लाइनें लिखनी होती हैं, बुक्स में मिल जाएगा ये। सर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? तो किताब में केवल कितना लिखना है, मेटल्स में लिखना है एनर्जी विल फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी इसी बात को। आप जो समझे वो लिख लोगे आप कार्तिकेय? आप कहोगे तो मैं लिखा भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप जैसा कहेंगे। सर लिखा दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। मेटल्स में लिखते हैं, मैंने जो समझाया मैं वही लैंग्वेज बनाता हूं, लिखिएगा। एज वी नो दैट metals have sufficient amount of free electrons. These free electrons are extremely mobile. मोबाइल मतलब गतिशील, पाटते रहते हैं इधर उधर। मोबाइल एंड लाइटर देन एटम्स और रिमेनिंग आयंस। तो जो एटम बचे हैं या आयन जो बचे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि हर एटम से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकले ही हों, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो जो बचे हुए एटम हैं या जो बचे हुए आयन हैं उनके मुकाबले ये बहुत ही हल्के और बहुत ही मोबाइल है। सो as soon as we provide thermal energy, इसको रटा मत करो यार, अपने मन से लिखा करो, मैं भी अपने मन से लिखा रहा हूं आप लोगों को। We provide thermal energy to a metallic system। साइंस ना फिर जब समझ जाए तो शब्द आपके होने चाहिए, वो लंबे समय तक बना रहेगा। As soon as we provide thermal energy to a metallic system, free electrons transfer this energy very rapidly. So generally metals are very good conductors of thermal energy. क्लियर हो गया? यस सर। ठीक। दूसरा, इंसुलेटर में क्या कहेंगे? देखिए, जनरली insulators have negligible amount of
negligible amount of thermal energy. free electron. So when we provide thermal energy to insulator, molecules vibrate. About their mean position. So by colliding with neighboring molecule, energy get transferred. तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ में आया? हाँ, आप लिख लीजिए दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ केवल। दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो so very less energy is get transferred. हो गया? यस सर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? तो ठीक है बेटा, जूम मीटिंग Yes, sir. की जल्दी वो हो रही है, इसने नोटिस दे दिया है, 5 मिनट बचे हैं अब। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं और 7 से हो रहा है, 7:10 या 7:12 पे दोबारा जुड़ते हैं, ठीक है? ताकि मैं कुछ वीडमैन फ्रेंच लॉ पे बात कर सकूं। जितना मैंने समझाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। हाँ sir. सर। चलो ठीक है।